कुछ डिस्कशन कर लिया जाए पिछले से रिलेटेड, है ना। तो एक चार्ट मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ में जी। उस चार्ट में क्या था, मंगल इन 9th हाउस एंड विच राशि, कर्क राशि। कर्क राशि। तो कर्क राशि के मंगल का फल क्या लिखा था आप लोगों ने, नीच के होते। और ग्रह नीच का होता है तो कैसे बिहेव करता है, अपने बुरे फल देता है। अपने फल जो उसको देने चाहिए वो दे नहीं पाता, है ना। बहुत विचित्र तरीके से बिहेवियर करता है प्लैनेट, ठीक है। जो उसको एक्चुअल में करना चाहिए, जिस चीज के लिए वो प्लैनेट बना हुआ है, वो अपना काम सही से नहीं कर पाता, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, एनर्जी का डेफिसिट हो जाता है, एनर्जी का लॉस हो जाता है। जैसे ही लॉस हुआ एनर्जी का, तो उसने कोई बुराई नहीं करी लेकिन ऑटोमेटिकली बुराई हो गई, ठीक है। प्लैनेट तो सारे के सारे हमारे ग्रह हैं, और ग्रह हैं जो देवता भी हैं, तो देवता बुराई तो नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को ऐसा स्थिति में ले गए हैं कि अब वो आपको वो फल नहीं दे सकते जो उनको देना चाहिए, है ना। तो जब आपको वो फल नहीं दे सकते जो उनको देना चाहिए, तो उसका अपोजिट फल देंगे, है ना। मतलब आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे मंगल से रिलेटेड हमने जो भी चीजें समझी थी, तामसिक ग्रह है ना जी। सेनापति है, क्षत्रिय है, पुरुष ग्रह है, और हमारे एक ऐसे ग्रह हैं जो क्रूर ग्रह हैं, ठीक है। ब्लड से रिलेटेड रखते हैं, बाउंड्स जितने भी हैं, जितनी इंजरीज हैं, जितने ऑपरेशंस हैं, जितने एक्सीडेंट्स हैं, सबको उन्हीं से ही देखा जाता है ना। प्रॉब्लम करते हैं जब अपना प्रॉपर पोजीशन में नहीं बैठेंगे तो प्रॉब्लम देंगे शरीर में या रिलेशनशिप्स में, है ना, या साइकोलॉजिकल। नाउ हियर अभी कर्क राशि में मंगल है, चंद्रमा जी की राशि में, और चंद्रमा के साथ तो मित्रता होती है ना। लेकिन कौशिक जी आप नहीं थे उस टाइम पर, हमारा और दर्शना जी का डिस्कशन हुआ था। अच्छा। कि वो इतना वाटरी इमोशनल साइन है, कर्क साइन जो है वो इमोशनल साइन है। okay. और इमोशंस जहां पे हो वहां पे सेनापति का कोई काम नहीं, एक सेनापति इमोशंस पे काम नहीं कर सकता, है ना। तो इमोशंस बिकम चैलेंज फॉर अ वॉरियर। वॉरियर को रुथलेस होना पड़ता है, उसको बिल्कुल क्रूर होना पड़ता है, तभी वो अपना परफॉर्मेंस दे पाएगा, ठीक है। तो जब तक कि एक वॉरियर रुथलेस नहीं होगा, डैमेजिंग नहीं होगा, क्रूरता नहीं दिखाएगा, वो अपना इफेक्ट नहीं दे सकता, इमोशनल होकर के वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट। इसीलिए आर्मी में डिसिप्लिन सब कुछ होता है ना। तो बताइए भाई, इस कुंडली में कैसे काम होगा। नवम भाव में नीच के मंगल, जैसे कि ये फादर का हाउस था, तो ये फादर से उतना रिलेशनशिप सही नहीं रहेगा। और ये मेरे ख्याल से भाग्य का भी हाउस है। आई थिंक मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी तो कुछ हासिल हो पाएगा, एक्सेसिव मेहनत चाहिए होगी। सॉरी, मंगल फादर का हाउस है। नाइन्थ हाउस। ओके, मुझे हाउसेस के बारे में नहीं पता। इस दिन डिस्कशन में हुआ था 9th 10th फादर, है ना। कोई शो नहीं, आपको मंगल के बारे में देखना है, कर्क राशि एंड मंगल, है ना जी। उसी से हमको समझना है केवल, अभी जितना हमने पढ़ा है। तो ये हम छोटे भाई बहन से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि
डेबिलिएटेड है तो छोटे भाई बहन को मे बी रिलेशनशिप शायद अच्छा ना हो, या फिर डिसीजेस हो सकती है, छोटे भाई बहन को एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। गुड। आपने क्या किया, मंगल को छोटा भाई बहन लिया, और एक्चुअल में क्या है कि इनके भाई हैं ही नहीं, है ना। तो वहां से देख सकते हैं आप प्रॉब्लम क्रिएट करें। और जो आपने नीच मंगल की बात करी कि जो हम सिग्निफिकेंस देखते हैं कि करेजियस नहीं होगा जी, या एक्शन टेकर नहीं होगा, है ना, लेस एनर्जेटिक, लेस एनर्जेटिक होगा। जितने भी हमने फैक्टर समझे थे, कारक तो समझे थे मंगल ग्रह, वो सारे के सारे हम बोल सकते हैं। बाकी ये ग्रह में नहीं पता है हमें, सिर्फ और सिर्फ मंगल मकर कर्क राशि का पता है। तो हम सारे मंगल के निगेटिव फैक्टर्स को यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। वो बैलेंस कैसे होते हैं कुंडली में, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो बाद में समझेंगे। दर्शना जी ने बोला कि पिताजी से रिलेशन अच्छा नहीं होगा, तो जातक के पिताजी नहीं है कुछ समय पहले से, तो आप समझे। और आपको अगर हम बात बताएं तो मंगल की प्रत्यंतर दशा जब उन पर आई, अंतर दशा सॉरी, तो उनका उनके पिताजी के साथ में मतलब वियोग हो गया, उनके पिताजी हाथ को छोड़ चले। आप क्रूरता समझ से रहे ना, क्रूरता समझ रहे ना एक प्लैनेट की जी, हाउस में बैठ के किस प्रकार की क्रूरता कर सकता है ना। अब एक चीज और है दर्शना जी, आपको अगर पता हो, 9th हाउस इज आल्सो रिलेटेड टू धर्म, भाग्य। धर्म भाग्य, यस भाग्य को आपने कवर किया, जी, धर्म को आपने कवर नहीं किया, धर्म का भी है। कौशिक जी आपको चिंता करने की बात नहीं है। 9th हाउस जो बेसिकली हमारी राशि है ना, वो धर्म की राशि है, तो आपको पता ही है धर्म त्रिकोण है, सबसे इंपॉर्टेंट धर्म त्रिकोण है, 1st 5 and 9, ठीक है। तो पहले से पंचम भाव हो गया, और पंचम से पंचम नवम भाव हो गया। काउंट 5 हाउसेस फ्रॉम द 1st हाउस, 1 2 3 4 5, 5th हाउस में आ गया। एंड 5th से 5th देखिए, 1 2 3 4 5, इट विल बी द 9th हाउस। तो जो पुण्यों का पुण्य है, 5th हाउस इज व्हाट, पुण्य, धर्म। तो धर्म का जो धर्म है, 5th of the 5th हाउस, दैट इज द 9th हाउस। तो इसीलिए 9th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस हाउस है, इसीलिए वो सबसे प्रमुख धर्म स्थान है, देव स्थान है, भाग्य स्थान है, सबसे प्रमुख, है ना। और वहां पे मंगल गए हैं, नीच करके होकर के बैठ गए हैं। और अगर आपने कुंडली ध्यान से पढ़ी होगी तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, देखिए जी, वृश्चिक लग्न है, राशि नीच होकर के भाग्य भाव में बैठ गए, लग्नेश हो गए ना। स्कॉर्पियो के स्वामी कौन, वृश्चिक राशि के स्वामी कौन, मंगल। अभी वो नीच राशि करके होकर के बैठ गए हैं नवम भाव में। तो लग्नेश का जब नीच होता है तब काफी प्रॉब्लम देता है व्यक्ति, है ना। क्योंकि लग्नेश क्या है, लग्न क्या है व्यक्ति का, उसका सेल्फ, उसका मैनिफेस्टेशन, उसका अपना ओन, मतलब अपनी ईगो, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी बॉडी, है ना। अब लग्नेश नीच होकर के बैठा है तो प्रॉब्लम तो देगा, है ना। मंगल है, नीच होकर के बैठ गया नवम भाव में, प्रॉब्लम कैसे है। अब देखिए धर्म स्थान हो गया ना, धर्म स्थान नवम भाव, क्यों प्रॉब्लम है, इनका जो एंसेस्ट्रल हाउस है वहां पे हनुमान जी का एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, मंगल हनुमान जी रिलेट किया ना जी, और जो मंदिर है उसमें प्रॉब्लम है। अच्छा,
अब ये इनको नीच का मंगल जब प्राप्त हुआ, वो एंसेस्ट्रल प्राप्त हुआ, इनके द्वारा बनाया गया थोड़ी ना, पहले का बना हुआ है, लेकिन भुगतना तो पड़ रहा है ना जातक को। उनकी ऊपर वाली पीढ़ियों ने बनवाया मंदिर, ठीक है, लेकिन अब उसमें जो वास्तु का ध्यान रखना चाहिए, और जो अगर उनके पास में उनका घर है, एंसेस्ट्रल होम, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम का कारण बन गया। मंगल इज ऑल्सो फॉर प्रॉपर्टी, ठीक है, मंगल इज ऑल्सो फॉर प्रॉपर्टी। अब जब तक वो मंगल की एनर्जी सही नहीं होगी, व्यक्ति के जीवन को परेशान करके रखेगी। गेटिंग इट? यस। तो वो हालांकि अभी आपने भाव नहीं समझे, तो उसमें आप नहीं समझ पा रहे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको एक रिलेट करके बताया केस स्टडी। मंगल का रिलेशन हनुमान जी से, धर्म भाव में मंगल, 9th हाउस में मंगल, मतलब देखिए हनुमान जी का मंदिर का कनेक्शन आ गया, ठीक है। अब उसमें जो चीज पहले थी वो चीज अब नहीं हो पा रही मंदिर में, और पहले बाउंड्री नहीं थी, अब बाउंड्री के अंदर हो गया, घर के अंदर हो गया, घर के अंदर मंदिर हो गया, प्रॉब्लम हो गई। लोग छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं रखते हैं। मैंने इसीलिए वीडियो बनाया था मंदिर वाला, है ना, वो बहुत ही मतलब बहुत ही टिपिकल है उस चीज को एब्जॉर्ब कर पाना, है ना, क्योंकि बहुत मोह हो जाता है हमें देवताओं से। जो भी हमारे घर के अंदर मंदिर में स्थान प्राप्त कर चुके होते हैं, देवता या मूर्तियां या विग्रह, उनसे बहुत मोह होता है। लेकिन जब हम शास्त्र का अनुशीलन करेंगे तो शास्त्र कहते हैं कि शास्त्र में एकम प्रमाणम, शास्त्र ही प्रमाण है। तो वहां पे शास्त्रों की बात है, वहां पे विधि निषेध की बात है, वहां पे मोह की बात नहीं है, ठीक है। अगर आप रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे तो उसमें एक चौपाई आती है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह जो होता है वो सारी व्याधियों का मूल है, जड़ है ना। मोह सकल व्याधिन कर मूला, पुनि तिनते उपजहि बहुसूला। जितने भी प्रकार के शूल हैं, कष्ट हैं, उसका जो जड़ है, मूल, वो मोह में है। और वो किसी भी चीज के प्रति हो सकता है ना, मोह किसी चीज के प्रति भी हो सकता है, अपने गुरु के प्रति भी हो सकता है, अपने इष्ट के प्रति भी हो सकता है। तो एक समय ऐसा आता है जब अपने इष्ट का मोह भी भंग करना पड़ता है। एक साधना की ऐसी अवस्था आती है कि इष्ट का मोह भी भंग करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत ऊंची अवस्था है। पहले तो इष्ट ही प्राप्त हो, यही मुश्किल है ना। इष्ट के प्रति मोह ये हो जाए व्यक्ति का, यही मुश्किल है इस समय तो ना। मोह भंग करना तो बहुत ऊंची अवस्था हो गई साधना की। ये बहुत ऊंची की है, मतलब वो प्योर अद्वैत है। जब वो तब आता है जब अहम ब्रह्मास्मि में चले जाते हैं, ठीक है, वो बहुत परम अद्वैत की अवस्था है। तो यहाँ पे जो बात थी कि शास्त्रों को फॉलो करने की, अब क्या हो गया कि 9th हाउस धर्म है, शास्त्र है, मंदिर है, होली प्लेसेस हैं। अब उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो घर में प्रॉब्लम आ रही है। आप लोगों ने एक चीज छोड़ दी, एंगर इश्यूज, है ना। एंगर इश्यूज तो सबसे पहले लेना है कर्क राशि मंगल, क्योंकि एंगर इश्यूज तो बहुत टिपिकल हो जाता है ऐसे व्यक्ति के साथ में। आवाज नहीं आ रही कौशिक जी, कौशिक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार अनम्यूट कर दीजिए। हाँ अब नहीं आ रही। बहुत ब्लर सी आ रही है। हाँ अब आ रही, बहुत डिले से आ रही, थोड़ा लैग हो रहा है,
अब आ रही है। अच्छा, नहीं मैं ये बता रहा था कि मैंने शॉर्ट टेम्पर मेंशन किया था, तो वो हाँ, भी short एंगर में ही गिना जाएगा। हाँ, शॉर्ट टेम्पर विल बी कंसिडर। तो ऐसा व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, है ना। तो अब मंगल से आगे बढ़े, जी। ठीक है। तो आज हम लोग चलते हैं बुध ग्रह के ऊपर, मतलब चलते नहीं है, हम लोग अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। बुध ग्रह तो हम लोगों से बहुत दूर है। फिलहाल मंगल तक तो व्यक्ति पहुंचने की कोशिश कर ही रहा है। चलिए, तो बुध क्या है? एक राजसिक ग्रह है, राजसिक। प्रिंस। प्रिंस है ना, रॉयल तो होंगे ही भाई, प्रिंस है। जैसे राहुल गांधी जी प्रिंस हैं, गांधी फैमिली के, है ना। चलिए, कम से कम दिखिए तो प्रोटेस्ट में, बहुत दिन से तो दिख ही नहीं रहे थे। कुछ दिन तक तो उनकी तस्वीर सर्कुलेट करेगी। वर्ण जो है शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण। तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व है। वेल बिल्ट, फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी? वेल बिल्ट होंगे। बुध जो होते हैं वेल बिल्ट होते हैं, गठीला शरीर होता है। हाइट जो होती है मीडियम रहती है। कौशिक जी ने हमको एक मिथुन लग्न की कुंडली भेजी थी, उसमें लिखा था मीडियम हाइट जी। तो था तो सही, लेकिन क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं था इसलिए मैंने वहां पे डिस्कस नहीं किया था। जी। ठीक है। पित्त प्रकृति, तो क्या प्रकृति? पित्त पित्त। पित्त प्रकृति मतलब स्टमक रिलेटेड। वात पित्त कफ तीन होते हैं ना, जी। तीन अंग, मतलब तीन तरीके के विकार होते हैं बेसिकली, है ना। तो एक है वात हमारा, जो हमारा रिलेटेड होता है गैस्ट्रिक रिलेटेड चीजें जो होती है वात, है ना। फिर है दूसरा हमारा पित्त। पित्त मीन्स ब्लड, हीट, जो हीट है हमारी बॉडी की, है ना। कफ मीन्स जो भी हमारा लिक्विड है पदार्थ, हॉर्मोन्स, ये सारी चीजें जो हो गई, है ना। वात पित्त कफ। आंख कैसी होगी? आंख ग्रीनिश ब्लू या ग्रीन ब्लू, जैसे ऋतिक रोशन। है ना, ग्रीनिश ब्लू टाइप का जो शेड्स है ना, वो आ जाएगा बुध। तो अगर हम ऋतिक रोशन का ध्यान करें तो उसकी आंखें हल्की सी हरी है कलर में, लेकिन उसको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। आपको नहीं पता होगा, बचपन में वो स्टैमर करता था बहुत लंबे समय तक। उसने उसकी थेरेपी ली थी, हाउ टू करेक्ट द स्पीच। अगेन देखिए, बुध है, स्पीच का भी कारक बुध है और आंखों का भी कारक, मतलब जो ग्रीनिश ब्लू कलर है आंखों का, वो भी बुध से आ रहा है। तो बुध क्या करता है, ऐसे ही मैजिकल, या हर ग्रह ऐसे करता है, कभी कभी किसी व्यक्ति को कोई चीज तो दे देगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंपनसेट कर ले जाएगा। अब बुध से हम मैथ्स को भी देखते हैं, मैथ्स को, और बुध से हम कम्युनिकेशन को भी देखते हैं। ठीक है। तो मैथ्स टीचरों को ध्यान करिए, अपने अपने जिन लोगों ने आपको मैथ्स पढ़ाई है, वो मुंह से कम बोलेंगे, हाथों से ज्यादा बोलेंगे। ठीक है। जो भी मैथ्स का टीचर है वो हाथों से बोलता है, क्योंकि उसको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम है। अपनी वो जज्बात नहीं बता सकता,
वाणी से, स्पीच से, क्योंकि वो जो बुध वाला इफेक्ट है वो मैथ्स में चला गया है। देखिए बुध रिजल्ट तो दे रहा है लेकिन उनकी मैथ्स अच्छी कर रहा है, कम्युनिकेशन से एनर्जी ले रहा है और मैथ्स में दे रहा है ना। तो इसीलिए मैथ्स के लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेट करना। आपको बहुत रेयर ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी मैथ्स भी बहुत अच्छी हो और कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा हो, है ना। ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। और अगर कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है, समझ लीजिए उसका बुध ग्रह बहुत अच्छा है ना। ऐसा व्यक्ति आपको अगर मिलेगा तो समझिए कि उसका बुध बहुत बढ़िया स्थिति में है, बहुत बैलेंस तरीके से काम कर रहा है, और समझिए कि ऐसे व्यक्ति का वाणी बहुत सधी हुई होगी, है ना। तो बुध हमारा मेन है स्पीच का भी कारक, लिख लीजिए। बुध से बुद्धि का भी हम निर्णय देखते हैं, इंटेलिजेंस का। तो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल बिलोंग्स टू मरकरी। इंटेलिजेंस को हम मरकरी से देखते हैं, बुद्धि। तो ज्योतिष के लिए भी बुध सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह बनता है, क्योंकि बुद्धि का काम, गणना का काम, कम्युनिकेशन का काम, ये सारा एक बैलेंस्ड बुध ही कर सकता है ना। क्योंकि ज्योतिषी अगर गणित में बहुत अच्छा है, अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तब भी काम नहीं चलेगा। कम्युनिकेट कर ले रहा है पर गणित में प्रॉब्लम आ रही है उसको, तब भी काम नहीं चलेगा, है ना। तो ज्योतिषी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है बुध। और बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि। बुध हमारा मेमोरी को सिग्निफाई करता है, स्मृति, जो स्मरण शक्ति है। अगर बुध एक्सीलेंट नहीं होगा तो स्मरण शक्ति आएगी नहीं, और स्मरण शक्ति नहीं आएगी तो आपको सूत्र याद नहीं रहेंगे, है ना। लोग समझ सकते हैं ना एक ज्योतिषी के लिए बुध की क्या इंपॉर्टेंस है। बुध से क्या देखते हैं, मामा मामी को भी देखते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का बुध बहुत सुंदर जगह बैठा हुआ है, सुंदर प्लेसमेंट के साथ में, तो ऐसे व्यक्ति के मामा और मामी बहुत अच्छे पोजीशन में होने चाहिए, है ना। और हम क्या देखते हैं, दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र, एडॉप्टेड सन। एडॉप्टेड सन का जो विचार है, दत्तक पुत्र का जो विचार है, वो भी बुध ग्रह से ही होता है। अच्छा, ये ना पुरुष है ना स्त्रीलिंग है, ये नपुंसक ग्रह है, ठीक है। ना पुरुष ग्रह है ना स्त्री ग्रह है। पढ़ाई लिखाई जो हमारी एजुकेशन है, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल में, हायर स्टडीज नहीं, अप टू सेकेंडरी लेवल। जैसे कोई बच्चा हाई स्कूल इंटर तक कर रहा है, उसकी लिखाई पढ़ाई को हम गुरु से नहीं देखेंगे, हम बुध से देखेंगे, ठीक है। और किसी व्यक्ति की हायर स्टडीज जब हमको देखनी है, उसका ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी, हाँ, तब हम गुरु ग्रह का ध्यान करेंगे, ठीक है। रीजनिंग, अगेन मरकरी, रीजनिंग। साइंटिफिक टेम्परामेंट, रीजनिंग है तार्किक शक्ति, तर्क, है ना, तर्क करने की शक्ति, डिबेटिंग पावर, ये सब मरकरी से आती है। इसीलिए वकीलों का बुध होना मजबूत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर बुध स्ट्रांग नहीं होगा वकीलों का, तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि तर्क शक्ति कौन देगा, बुध देगा, है ना। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट,
स्पीच आपने लिख ही लिया होगा, तर्क लिख लिया ना आपने, तर्क, शिक्षा भी लिख लिया होगा, ज्योतिष लिख लिया, जी अकाउंटेंसी। अब इसके कैलकुलेटिव पार्ट्स पे आ जाते हैं। अच्छा, स्पीच के साथ साथ कम्युनिकेशन भी है बुध के पास में, जो जैसे हम और आप जो बात कर रहे हैं ये बुध के अंतर्गत में आएगा, है ना। मास मीडिया कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, ये सब बुध के अंतर्गत आएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग, टेली कॉलिंग, ऑल कम्स अंडर बुध। accountancy, statistics, maths, मंगल में भी हम मैथमेटिकल लॉजिक बोलते हैं, तो यहाँ पे मंगल में लॉजिक, लॉजिक। अच्छा, मंगल में लॉजिक की बात है, मरकरी में मैथ्स की बात है। देखिए लॉजिक बिना मैथ्स के भी हो सकता है जी, है ना। अब आते हैं प्रिंटिंग। प्रिंटिंग प्रेस का जो वर्क है, इट ऑल्सो कम्स अंडर मर्क्यूरी। प्रिंटिंग, राइटिंग, है ना, ये सब मर्क्यूरी का काम है। अब आप समझ गए होंगे कि एक साहित्यिक व्यक्ति के लिए बुध कितना इंपॉर्टेंट है। बोलने का काम, लिखने का काम सब बुध का है ना। एक ऋषि मुनि भी अगर हैं तो उनका मेन काम क्या है, लिखना और बोलना, है ना। कितना इंपॉर्टेंट रोल है बुध का। मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, ट्रेडिंग, डे टू डे ट्रेडिंग, क्या सर? ट्रेडिंग ट्रेडिंग। व्यापार के मुख्य कारक ग्रह कौन है? बुध। तो व्यापार के जो मुख्य ग्रह हैं वो बुध है। बिजनेस, कोर बिजनेस प्लैनेट। अगर किसी की कुंडली में बुध गड़बड़ है तो बिजनेस तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। कैसे बिजनेस होगा? कोर प्लैनेट ही बुध है, मरकरी है। हो गया। अब कुछ इनका जो नेचर है, जैसे वाक्पटुता, वाक्पटुता नहीं समझते हैं। मतलब इंस्टेंट जवाब देता है ना, हर चीज का काट जवाब तुरंत दे देता है। वाक्पटु होना, रेस्पॉन्सिव कह सकते हैं, या बहुत शार्प प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है जिस व्यक्ति का। विटी नेचर, है ना। माइंडफुल, बहुत माइंडफुल होता है ऐसा व्यक्ति। विटफुल होता है। वाक्पटु होता है। वाक्पटु आप शब्द लिख लीजिए, इसका अर्थ हिंदी में देखिएगा डिक्शनरी में। वाक्पटु का मतलब जो हाजिर जवाब है ना। तुरंत बात को उधर से उधर कर देता है वाक्पटु। मैनिपुलेटिव। तो मीडिया लोगों के आदमी कैसे होते हैं? तुरंत वाक्पटु होते हैं कि नहीं होते? रूबिका लियाकत हैं, ये सारे लोग हैं, तो वाक्पटु है कि नहीं है? कैसी भी बात उधर से उधर घुमा देंगे, दोनों को लड़वा देंगे आपस में, है ना। वाक्पटु, इधर से होगा तो उधर से बोल देंगे, उधर से आएगा तो उधर से बोल देंगे, दोनों तरफ से घुमा करके बोल देंगे। तो ये क्या है? मरकरी की पावर है, सुपर पावर है मरकरी के पास में। मैनिपुलेटिव होने के लिए कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन, आप मतलब आप समझ रहे हैं ना। अगर हम आज के जमाने में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह अगर कोई है तो मरकरी है ना। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह अगर कोई है तो मरकरी। अब इनके मित्र कौन कौन है? सूर्य,
सूर्य और शुक्र। सन एंड वीनस। सन एंड वीनस। अब सूर्य जो है वो तो पिता हो गए, है ना, सूर्य जो है वो तो हो गए पिता, मतलब राजा हो गए, और बुध है हमारा राजकुमार, है ना। तो भाई राजा का तो छत्र छाया रहती है, राजकुमार को तो कोई बोल सकता नहीं कुछ, है ना। दूसरी चीज, राजा राजकुमार कैसे कि बुध और सूर्य हमेशा एक ही पास रहते हैं। फर्स्ट प्लैनेट हमारे कौन है? सन के सबसे पास वाले मर्क्यूरी। तो सबसे पास में रहते हैं, या तो एक घर आगे चलेंगे या तो एक घर पीछे चलेंगे। जहां कहीं कुंडली में सन बैठा होगा, अब आप सारी कुंडलियां पलटिए जितनी आपने बनाई हैं, उसमें देखिए जहां कहीं पे सन है, या तो उसके साथ में मरकरी होगा, या तो एक पीछे होगा, या तो एक आगे होगा जी, है ना। हाँ, चेक करिए कौशिक जी, चेक करिए फटाफट, जितनी भी कुंडली है आपके पास में सब सारी चेक करिए, क्योंकि उनके आपस में डिस्टेंस बहुत कम है, उनका मूवमेंट साथ ही साथ रहता है हर राशि में। जहां जहां सूर्य रहेंगे वहीं वहीं बुध रहेंगे जी, है ना। अब देख रहे हैं ना, या तो एक घर आगे या तो एक घर पीछे। तो इसीलिए राजा और राजकुमार, है ना, राजा और राजकुमार। तो अगर एक साथ एक ही कुंडली में आ गए, एक ही भाव में आ गए, तो ऐसे में क्या बन जाता है? बुध आदित्य योग बन जाता है ना, जो जनरली सबकी कुंडली में बन जाता है, मैक्सिमम मतलब 60% कुंडली में बन ही जाएगा, 50 to 60% कुंडली में, जिसमें बुध सूर्य से आगे या पीछे की में नहीं होता। तो वहां पे डिग्रियों का मतलब थोड़ा सा फेर होता है। ऐसा नहीं है कि हमने देखा कि एक भाव में सूर्य है, दूसरे भाव में बुध चले गए, लेकिन अंतर 2 ही 3 डिग्री का है। जैसे आप समझिए कि सूर्य हमारे हैं 28 डिग्री पे और बुध हमारे हैं 5 डिग्री पे या 6 डिग्री पे अगली राशि में, है ना। अब राशियां तो बदल गई, लेकिन डिग्री बहुत पास में है दोनों की, है ना। तो ऐसे में भी बुध आदित्य योग है, भले राशियां अलग अलग दिखेंगी आपको, लेकिन वो डिग्री तो पास में ही है, एकदम पास में ही है। और एक ही राशि के अंदर बैठे हैं, एक ही राशि के अंदर बैठे हैं, सूर्य हमारे 2 डिग्री के हैं और बुध हमारे 28 डिग्री के हैं, तो अभी तो 26 डिग्री का अंतर हो गया ना, है ना। 26 डिग्री का अंतर हो गया, एक ही राशि के अंदर बैठे हैं सूर्य और बुध, लेकिन डिग्री बहुत ज्यादा हो गई, डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया। अब दूरी बढ़ गई है दोनों ग्रहों में, ठीक है। तो डिग्री हमेशा ध्यान रखेंगे, युति का करते समय ध्यान, डिग्री हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक भाव में बैठे हैं ग्रह तो आपने युति बता दी, उस समय हम डिग्री का ध्यान रखेंगे, वो हम आगे समझेंगे, ठीक है जी। तो शत्रु कौन है? चंद्र और मंगल, चंद्र और मंगल। बेसिकली चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, है ना। बायोलॉजिकल पुत्र अगर देखा जाए तो चंद्रमा के, जी, ठीक है। बायोलॉजिकल कैसे? मतलब चंद्रदेव के जो पुत्र हैं वही बुध हैं, अच्छा, ठीक है। अब चंद्रमा यहाँ पे रानी की तरह नहीं है, यहाँ पे चंद्रदेव है। वो काउंसिल में जब हम बात करेंगे एज अ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वहां पे हम बात करेंगे। वैसे तो सारे ग्रह पुरुष ही हैं, है ना, लेकिन हम इफेक्ट्स की जब बात करते हैं तब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाला ध्यान कर लेते हैं। जैसे शुक्र है, शुक्राचार्य जी, वो तो पुरुष ही है ना, लेकिन उनके सारे सिग्निफिकेंस स्त्री वाले लिए जाएंगे, है ना। तो वो एक डिफरेंट चीज है। तो बुध बेसिकली चंद्रमा के बेटे हैं, लेकिन जो बुध की माता है जुपिटर, जुपिटर की वाइफ। हाँ,
इसीलिए बुध अब चंद्रमा के बेटे हैं लेकिन शत्रु हैं चंद्रमा, तो बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, बुध अपने पिता चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। शनि और सूर्य के जैसे। शनि और सूर्य की बात तो हाँ, शत्रुता तो रहती है वहां पे भी, लेकिन चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानते। ठीक है, बुध जो है, जो बेटे हैं चंद्रमा के, वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, पर चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानते। बेटे को शत्रु कोई कैसे मानेगा, है ना। अब क्योंकि वो, अब ऐसे देखा जाए तो बृहस्पति के भी पुत्र हो गए। अच्छा, इसलिए अडॉप्टेड सन आपने बताया, एडॉप्टेड, क्योंकि उन्होंने भी अडॉप्ट किया एक तरह से। अच्छा, इसीलिए इतना सारा बुद्धि का काम जो है बुध ग्रह के पास में है। इसके पीछे कोई कथा है? कथा है, कथा हम आपको सुनाएंगे विस्तार से। ठीक है, उसका रीजन है। तो जो पत्नी थी तारा, तारा नाम है, हाँ तारा, उनके बेटे हैं, लेकिन पिता जो है वो चंद्रमा है। इसीलिए बुध को यहाँ पे नपुंसक लिंग की श्रेणी में रखा गया, है ना। और बुध का जब प्रभाव आता है व्यक्ति के ऊपर, तो देखा जाता है कि वो मल्टीपल अफेयर्स देता है। ठीक है, बुध जब अपने इफेक्ट डालता है कुंडली पे, तो ऐसे व्यक्तियों को मल्टीपल अफेयर्स दे ही देता है, क्योंकि बहुत सुंदर ग्रह है। चंद्रमा सुंदर ग्रह है, और चंद्रमा से भी अधिक सुंदर कोई ग्रह अगर है पूरे सौर मंडल में, तो वो बुध, अत्यंत सुंदर, है ना, अत्यंत सुंदर ग्रह। इसीलिए देखिए जितने भी सुंदर लोग हैं, सबकी हरी हरी आंखें हैं पूरी पृथ्वी पे, हरी नीली आंख वाले लोग हैं ना सुंदर। चाहे आप ऐश्वर्या राय को देख लीजिए, चाहे आप ऋतिक रोशन को देख लीजिए, चाहे आप एंजेलिना जॉली को देख लीजिए, चाहे आप ब्रैड पिट को देख लीजिए, जितने भी एक्टर आपको एक्टर एक्ट्रेसेस मिलेंगे, ठीक है, आप देखेंगे कि उनका जो ग्रीनिश या ब्लूइश कलर होगा आंखों का, मतलब प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑफ मर्करी, है ना। एंड सिमिलरली यू कैन रिलेट द फील्ड आल्सो, दैट दे आर इनटू द फील्ड ऑफ सिनेमा। ओके, ठीक है, जहां पे काफी ओपननेस है, जहां पे बाउंड्रीज जो है वो मतलब अलग तरीके से हैं जो नॉर्मल सोसाइटी की होती हैं, है ना। जो सिनेमा के, बॉलीवुड या हॉलीवुड के जो लोग होते हैं, उनकी बाउंड्रीज का अलग सिस्टम है, पूरा कल्चर ही अलग है उनके लिए, दुनिया ही अलग है, माया नगरी है ना। तो शत्रु हो गए चंद्र और मंगल। ठीक है, सम में कौन कौन है? शनि और गुरु, शनि और गुरु। तो गुरु को शत्रुता नहीं मानते चंद्र से, इसीलिए वो गुरु है ना। इसीलिए वो गुरु है। अब इनकी जो दो राशियों का स्वामित्व है वो कौन कौन सी राशियां हो गई? मिथुन और कन्या। मिथुन और कन्या। मिथुन राशि के स्वामी हो गए बुध और कन्या राशि के स्वामी हो गए बुध। ठीक है जी जी। और आप लिख लीजिए। अच्छा, इसमें जो राइटिंग पार्ट है, कम्युनिकेशन पार्ट है, ये सारा कुछ मिथुन राशि का पार्ट है। ठीक है, और जितना मैथमेटिकल पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, अकाउंटेंसी का पार्ट है, ये कन्या राशि का पार्ट है। ठीक है, कन्या राशि मीन्स अकाउंटेंसी। मिथुन का क्या बताया आपने? राइटिंग ओनली, कम्युनिकेशन एंड राइटिंग।
Communication, mass communication, media, printing, publishing, writing, all these are related to the third house, Mercury third house, मिथुन। काल पुरुष की कुंडली की तीसरी राशि है ना मेष, वृष एंड मिथुन, थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस किसके लिए आ जाएगा? थर्ड हाउस से क्या समझेंगे? कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ठीक है। योर थ्रोट, ये जो गला होता है, ये वाला पार्ट जो है थर्ड हाउस में आता है, ठीक है। कंठ जो होता है थर्ड हाउस में आता है। आर्म्स जो होते हैं थर्ड हाउस में आते हैं, हैंड्स हमारे थर्ड हाउस में आते हैं। थर्ड हाउस के ऊपर पराक्रम है, पराक्रम भी देखा जाता है थर्ड हाउस से, साहस देखा जाता है ना। ये सब हम जब आपको हाउसेस बताएंगे तो। इसके बाद में आपने इनका लिंग लिख लिया होगा ना, ट्रांसजेंडर या नपुंसक लिंग। दिशा, उत्तर दिशा, नॉर्थ। नॉर्थ। इनका रत्न कौन सा है? पन्ना, एमराल्ड। रंग कैसा है? हरा। देखिए बाय चांस हम ग्रीन ही पहने हैं आज, है ना। वाइब अब ऑटोमेटिकली होती है। आई हैव नथिंग प्लान्ड सच लाइक दैट। स्थान, घास के मैदान, जैसे गोल्फ कोर्स। यस, गोल्फ कोर्स, इट रिप्रेजेंटेड बाय मरकरी। ओके, हरा पंजाब पे है। कौन कौन से देवता है इनसे संबंधित? गणेश, गणेश जी, विष्णु जी। और अवतार में अगर हम चलें तब, दशावतार में चलें तब, बौद्धावतार, गौतम बुद्ध का अवतार। इसीलिए गणेश भगवान की पूजा करना कितना इम्पोर्टेंट है ना। समझ रहे हैं ना, एज ए ज्योतिषी आपको गणेश भगवान की पूजा करना कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छा है क्या कि भाई गणेश जी की पूजा केवल पहले मंत्र तक सीमित रह जाती है? गणेश जी की पूजा तो सबको ही करता है, क्योंकि स्टार्टिंग उन्हीं से ही है, लेकिन उतने ही तक सीमित है ना। ये प्रॉब्लम है। जबकि व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहला अनुष्ठान यदि करना चाहिए तो गणेश जी का करना चाहिए। गणेश जी जब एंट्री देंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। और गणेश जी की पूजा भी सरल नहीं है, बहुत मतलब इतनी विस्तृत है, इतनी बढ़िया है, इतनी विस्तारित है, और खूब करनी चाहिए। अगर आपको देखना है कि गणेश जी की कृपा है या नहीं है, तो देख लीजिए कि चूहे आपको तंग करते हैं या नहीं। अगर घर में चूहा परेशान कर रहे हैं, मतलब गणेश जी जो है आपसे कुछ चाहते हैं। चूहों का घर में होना और नुकसान करना, आपको गणेश जी की पूजा तुरंत शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। और जनरली आप देखेंगे सबके यहाँ चूहा परेशान करते हैं। रिलेट कर रहे हैं ना। इसका मतलब कि किसी के यहाँ गणेश जी की पूजा विधिवत नहीं हो पा रही है। और जबकि कलयुग में कलौ चंडी विनायको, कलयुग में गणेश जी की पूजा प्रमाणित है, बहुत इंपॉर्टेंट है कलयुग में। समझ ही रहे होंगे ना सारे फैक्टर्स को। अगर आप देखें, टेक्नोलॉजी या इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, राइटिंग, पब्लिशिंग, मास कम्युनिकेशन, मीडिया, अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, क्यों इंपॉर्टेंट है कलयुग में गणेश जी की पूजा?
क्योंकि यही सारे फैक्टर्स एक अच्छा संतुलित जीवन दे सकते हैं कलयुग के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मनी अर्न करना बहुत इजी है वाणी के थ्रू। यहाँ पे आदमी, गिने चुने आदमी है ना जो मतलब किसानी में हल लेकर के मेहनत कर रहे हैं। कोर सन वाला काम, अगर कोर चंद्रमा का काम देखा जाए एनर्जी का, तो बहुत कम लोग कर रहे हैं, है ना। बहुत बड़ा सेक्टर ऐसा है जो व्यापार से पैसा कमा रहा है, ट्रेडिंग से पैसा कमा रहा है, कम्युनिकेशन से पैसा कमा रहा है, मीडिया से पैसा कमा रहा है। और एआई के आने के बाद या मास कम्युनिकेशन के आने के बाद तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते कितना पैसा लोग कमा रहे हैं इससे, है ना। तो गणेश जी की इंपॉर्टेंस बहुत है। अब विष्णु जी का भी है संबंध। तो अगर हमें क्या देखना है कि अगर मरकरी के रिलेटेड किसी को देना है उपाय, तो विष्णु जी की पूजा, विष्णु सहस्त्रनाम सबसे सर्वोत्तम है। भगवान का नाम विष्णु सहस्त्रनाम सबसे इंपॉर्टेंट है और सभी को करना चाहिए। वेडनेसडे करे, थर्सडे करे, जनरली सभी को करना चाहिए। खुद अच्छा हो, खराब हो, कुछ भी हो, ये एक ऐसा भगवान का नाम है जो सबको करना ही करना चाहिए, है ना। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। और जब विशेष अगर कोई दिक्कत है तो फिर अनुष्ठान होंगे गणेश जी के। और गणेश जी का जो पूजन है वो वैदिक भी है, तांत्रिक भी है। अच्छा, गणेश जी का मैक्सिमम पूजन तांत्रिक ही है। दैट इज वाई कलो चंडी विनायक को। देवी जी की और गणेश जी की जितनी पूजा है सब तंत्र में ही है। अच्छा, गणेश जी का तो आज पता चला। अरे गणेश जी का ही तो पता ही नहीं है ना लोगों को। गणेश जी की पूजा इतनी विस्तारित है और इतनी जागृत और तुरंत फल देने वाली है, लोगों को इसका अंदाजा नहीं है ना। वैसे तो हनुमान जी की अगर आप पूजा करेंगे तो भी आपको तुरंत फल मिलेगा। एक हनुमान जी में वो चीज हमने महसूस करी है और हमने बहुत जगह देखा है, रियलाइज भी किया है कि वो उनकी पूजा, उनकी साधना तुरंत फल देती है। सेकंड इज, अगर सेकंड पे बात करें तो गणेश जी हैं, ठीक है। थर्ड पे अगर बात करें तो देवी जी हैं और शंकर जी, विष्णु जी हैं। तो शंकर जी भी औघड़दानी है, आशुतोष जल्दी से प्रसन्न हो जाने वाले हैं। विष्णु जी जो है थोड़ा सा टाइम लेकर काम करते हैं, है ना। पालन करने का काम है ना, मैक्सिमम काम उन्हीं के पास, पालन करने वाला, ठीक है। इसीलिए जितने भी असुर थे वो सब जानते थे, इसीलिए शंकर जी की तपस्या करते थे। विष्णु भगवान की तपस्या कम करते थे और लेंथी प्रोसेस है, लेकिन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम वाला जो है ना स्तुति करनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति दीक्षा दे दे तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज रह गई है, एक दो चीजें और। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम अगर बुध बीमारी देंगे तो कैसे देंगे? नर्वस सिस्टम की बीमारी देंगे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देंगे। और बुध ग्रह ऐसी बीमारी देते हैं कि डॉक्टर्स पकड़ नहीं पाते। कभी कभी आपने देखा होगा ना, कहते हैं कि सारी रिपोर्टें कराई, सब चेकिंग कराई, बीमारी पकड़ने में नहीं आई। ये वाला काम सिर्फ और सिर्फ बुध ग्रह का है। बीमारी पकड़ में नहीं आना, गुप्त बीमारी बन जाना, समझ में नहीं आना कि बीमारी है क्या, गलत डायग्नोसिस होना, ये सब बुध करते हैं, है ना। तो
तो लगभग हो गया। हाँ, 3 नक्षत्र हैं इनके, उसको भी लिख लीजिए। अश्लेषा, जो नवा नक्षत्र है अश्लेषा। अश्लेषा के बाद ये पड़ेगा आपका कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र। इसके बाद है ज्येष्ठा नक्षत्र, वृश्चिक राशि। और ज्येष्ठा के बाद लास्ट नक्षत्र जो है रेवती। ये 3 नक्षत्र जो है ये बुध ग्रह के नक्षत्र हैं। रेवती नक्षत्र। तो इन 3 नक्षत्र का स्वामित्व जो है वो बुध जी को प्राप्त है, बुध ग्रह को प्राप्त है। तो यदि बुध या तो मिथुन राशि में हो या कन्या राशि में हो, या तो इन 3 नक्षत्र वाली राशियों में आ जाए इस नक्षत्र के अंतर्गत, है ना, तो अपना पॉजिटिव प्रभाव देंगे। एक्सॉल्टेड राशि लिख लीजिए इनकी। एक्सॉल्टेड राशि, उच्च की राशि कौन सी है? कन्या। इनकी अपनी ही राशि है और इनकी एक्सॉल्टेड राशि भी है। अपने ही घर में ये एक्सॉल्टेड हो जाता है। और नीच की क्या हो जाएगी? नीच राशि कौन सी बन जाएगी? कन्या से सप्तम राशि कौन सी पड़ेगी? जस्ट अपोजिट। मीन राशि। छठे का उल्टा 12वां हाउस है ना। छठे हाउस के अपोजिट सबसे सामने कौन सा हाउस है? 12वां हाउस है, मीन राशि। ठीक है, तो मीन राशि की नीच की राशि। अब रेवती नक्षत्र जो पड़ेगा वो मीन राशि में ही पड़ेगा, है ना। आखिरी नक्षत्र है रेवती नक्षत्र और आखिरी राशि है मीन राशि। तो अगर बुध रेवती नक्षत्र में बैठ गए तो पड़ेगा तो मीन ही राशि में है। भाई बुध है तो मीन राशि में ही, लेकिन अब बैठे अपने ही नक्षत्र में है, तो यहाँ पे चीजें बैलेंस हो जाती है ना। और कन्या राशि में उच्च गए हैं 6th हाउस में। काल पुरुष कुंडली की 6th हाउस, 6th राशि कन्या राशि। ठीक है, नक्षत्र भी कुछ कुछ राशियों के साथ ही होता है। नक्षत्र जो होते हैं वो फर्दर सब डिवीजन है राशियों का, या कहें कि राशियां जो है वो नक्षत्रों का कलेक्शन है। ठीक है, इस तरीके अगर हम राशि को और जूम करके देखेंगे तो नक्षत्र दिखेंगे, और नक्षत्रों को अगर जूम आउट करके देखेंगे तो हमको राशि दिख जाएगी। तो एक राशि के अंदर 1 या 2 नक्षत्र आ जाते हैं कभी कभी, वो डिग्री वाइज है, 13 डिग्री 20 मिनट, है ना। उसके आधार पे नक्षत्र है वो। अभी हम आपको जब राशि पढ़ाएंगे तब हम राशि और नक्षत्र एक साथ लेकर के चलेंगे, हर राशि के अंदर कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आप ग्रह से संबंधित नक्षत्र याद करिए। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, 3 नक्षत्र हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखा जाए, नहीं तो इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग ना हो जाए आप लोगों के लिए। कल हम आप लोगों को कहानी सुनाते हैं बुध ग्रह वाला, कैसे बुध ग्रह की जो है उत्पत्ति हुई चंद्रमा से, और उनकी जो गुरु की पत्नी है तारा देवी से, है ना। तो आपको वो कहानी से आपको बहुत सारी चीजें याद रहेंगी, है ना। स्टोरी से क्या रहेगा, बहुत सारी चीजें याद रहेंगी। चलिए, आई होप कि रिकॉर्डिंग हो गई हो, क्योंकि उस दिन भी हमारी रिकॉर्डिंग हमने लगाई थी पर हो नहीं पाई। और कुछ कुंडली वगैरह भी थी ना। मुझे ये पूछना था, सूर्य 5th राशि में है, अपनी स्वराशि में, तो इनके पॉजिटिव्स लेंगे हम। पॉजिटिव्स लेंगे।
तो हम कह सकते हैं हेल्थ अच्छी रहेगी। अच्छा, तो इस पर्सन के केस में हेल्थ डायबिटिक है, बीपी है, मतलब जो जो यहाँ पे पॉजिटिव्स दिख रहे हैं वो एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहे हैं उनके आप साथ। पॉजिटिव लिखिए एक तरफ, उसके बाद हम फर्दर डिस्कशन। आप पॉजिटिव बताइए एक तरफ से, सन के पॉजिटिव साइंस बताइए। बट मेष हेल्थ, लगने की कुंडली है ना, मेष लगने की कुंडली है ना। ये नंबर 3, ये इसकी है। मिथुन मिथुन लगने की है। तो फिफ्थ हाउस में सन है कि फिफ्थ राशि में सन है? 3rd हाउस में सन है और 5th राशि में। थर्ड हाउस में सन बैठे हुए हैं सिंह राशि के, जी, है ना। ओके, ठीक है, आप बताइए पॉजिटिव साइन बताइए आप मतलब जनरली सन के या इस पर्सन के रिलेटेड। सन के। तो हेल्थ, फिर नेम एंड फेम अच्छा होगा, रॉयल्टी होगी, करेजियस होंगे, गठीला शरीर होगा, स्ट्रॉन्ग बॉडी, अच्छी बोन्स रिलेटेड, ठीक है, जीवनी शक्ति, लाइफ, लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ। ये पॉजिटिव्स हो गए। ठीक है। तो अब इसमें बताइए क्या नहीं मैच कर रहा है? हेल्थ नहीं, हेल्थ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेम एंड फेम ओके है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है। ठीक है, करेजियस है, बोन रिलेटेड इश्यूज है, सो वो स्ट्रॉन्ग में नहीं आता। या मतलब ऑपोजिट ही दिखाई दे रहे इस पर्सन के केस में। देखिए अभी तक आपने केवल हेल्थ वाला अपोजिट बताया और बोन से रिलेटेड इशू बताया, तो दो चीजें अपोजिट में आ रही है। और कुछ? नेम एंड फेम, नेम एंड फेम ओके ओके है, रॉयल्टी भी ऐसा कुछ ये नहीं है कि रॉयल्टी एवरेज है। या बॉडी वाइज गठीला शरीर नहीं है। नेगेटिव्स मैच हो रहे, ईगो अहंकार ज्यादा है। क्या हम वो नेगेटिव भी ले सकते हैं इस केस में? नेगेटिव अभी आप ऐसे नेगेटिव नहीं लेंगे। अच्छा, ठीक है, अभी सिंह राशि पे सूर्य है ना, आपको पॉजिटिव लेना है। अच्छा, अब देखिए कि सैटर्न कहाँ पे है। मेष राशि में 11वां हाउस, 11th हाउस में। तो अगर आप सैटर्न अभी, क्योंकि दृष्टि आपने नहीं समझी है, अच्छा, सैटर्न की थर्ड दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, जो कि इनके लग्न पे पड़ रही है। सैटर्न से 3 काउंट करिए, सैटर्न को मिलाकर लग्न पे आ गया। तो सैटर्न की दृष्टि जो है वो होती है तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। अब तीसरी दृष्टि सैटर्न की पड़ रही है लग्न पे, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है उनके हेल्थ की, ये इस वजह से, ठीक है, ठीक है। अब ये व्यक्ति का डिसिप्लिन जो होगा वो गड़बड़ करता होगा। इस ऐसे जातक का डिसिप्लिन जो होगा वो डिसिप्लिन में नहीं रह पाता होगा व्यक्ति, उसका रीजन भी सैटर्न से, ठीक है। क्यों सैटर्न की दिक्कत आ रही है? बिकॉज सैटर्न इज द 8th लॉर्ड। 8th लॉर्ड में मकर राशि है, अष्टम भाव के स्वामी है सैटर्न महाराज जी। अष्टम भाव के स्वामी होकर के लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो बॉडी को प्रॉब्लम तो देंगे ही देंगे। अच्छा, अष्टमेश की दृष्टि है तो दिक्कत तो देगी। पंचम भाव पे दृष्टि है, इनके पुत्रों को भी दिक्कत होती होगी, है ना, या स्ट्रगल करते होंगे इनके पुत्र, या डिले हो
हुआ होगा पुत्र के उत्पन्न होने में, है ना, कुछ इस तरीके की इफेक्ट आ सकता है सैटर्न की दृष्टि की वजह से। इसमें से अब आप बताइए कि क्या है, क्या सही है। स्ट्रगल है, बेटा है, लेकिन बर्थ में कोई इश्यू नहीं था। हाँ ठीक है, तो फिर वो स्ट्रगल दे देगा आजीवन, मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रगल चलता रहेगा बेटे के जीवन में, जो भी संतान होगी वो स्ट्रगल में थोड़ा सा रहेगी, है ना। इसके बाद दृष्टि कहाँ पे जाएगी, अष्टम भाव, अपने ही घर पे, मतलब अपने ही राशि मकर राशि को ही शनि देखेंगे, 10th दृष्टि। तो यहाँ पे लॉन्जिविटी को कम करने का काम करेंगे। हालांकि अपनी राशि है तो बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं करेंगे, लेकिन शनि की 10th दृष्टि मतलब नुकसान करती है। अष्टम भाव मतलब आपकी आयु, ठीक है, योर लॉन्जिविटी, किसी जातक की लॉन्जिविटी जो है अष्टम भाव से देखते हैं, उसकी आयु का निर्णय अष्टम भाव से करते हैं। आयु ही उसकी मृत्यु ही है ना जी। आयु कहिए या मृत्यु कहिए, दोनों का बात एक ही, बीमारी कहिए, है ना, दोनों की बात एक ही। अब हमको आप ये बताइए कि शुक्र कहाँ है। 6th राशि में कन्या, 4th हाउस में, 4th हाउस में, 4th हाउस में शुक्र है जी। मंगल कहाँ पे है, मंगल का है 4th राशि में और दूसरे भाव में। अब देखिए इस व्यक्ति के साथ में क्या प्रॉब्लम है। अब इनको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। मंगल शनि दोनों की दृष्टि अष्टम भाव पे आ गई, 7th दृष्टि सारे ग्रहों की, है ना। 2nd हाउस मंगल सिटिंग इन द 2nd हाउस हैविंग एस्पेक्ट ऑन द 8th हाउस, सामने एकदम है ना, जस्ट अपोजिट। शनि की दृष्टि मंगल की दृष्टि, मतलब 8th हाउस प्रॉब्लम में गया। 8th हाउस मीन्स हेल्थ, लॉन्जिविटी, आयु। अब थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा मतलब क्या, थोड़ी ज्यादा ही हो सकती है। अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आते रहेंगे वैसे। अच्छा, अष्टम हाउस प्रॉब्लम है। विवाह हो चुका है जी, तो ससुराल से नहीं बनती, ज्यादा नहीं, सासू माँ है, नहीं गुजर चुके हैं। प्रॉब्लम खत्म कर दिया ना शनि मंगल ने मिलकर के, तो बहुत मतलब इम्पैक्ट दिखेगा ही दिखेगा। तो और बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मैं समझ रहा था कि जैसे अभी जहां तक हमने सीखा है तो सूर्य अपने स्वराशि में है, तो जरूरी नहीं है कि उसकी सिर्फ पॉजिटिव थे, बहुत सारे एस्पेक्ट्स अभी हम आगे जैसे समझेंगे तो धीरे धीरे समझेंगे, लेयर बाय लेयर चलेंगे, लेयर बाय लेयर। अभी तो हम एकदम टॉप लेयर पे हैं, मतलब अभी तो मतलब हम पहली लेयर, फर्स्ट लेयर पे जी, है ना। अभी तो हम केवल ग्रहों को, उनके नेचर को समझ रहे हैं, है ना। कुंडली कैसे इफेक्ट करती है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत सारा कॉम्बिनेशन लगता है उसके ऊपर, है ना। और जितना आप कॉम्बिनेशन लगाएंगे आप उतने अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे। जितनी चीजें, जितने फॉर्मूले, जितने सूत्र आपकी स्मृति में रहे और आपने कुंडली के ऊपर लगा लिए, उतने आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, उतना आपका प्रेडिक्शन एक्यूरेट होने लगेगा, है ना। फिर दशा और अंतरदशा की बात चलेगी, वहां से हम पिन पॉइंट करके बता पाएंगे कि किस समय किस तरीके की प्रॉब्लम आएगी या किस समय किस तरीके का प्रॉफिट होगा। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपने कुछ अच्छा सीखा हो आज। जी, बस यही सुन के संतुष्टि मिलती है। सीखते रहिए जी।
चलिए कौशिक जी, एकदम आप आराम से काम करिए, जान रहे हैं, भगवान का नाम लेते लेते। जी अभी जैसे आपने अभी मुझे समय मिला नहीं है, मैं उसको देखूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। जी ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके, सीताराम। सीताराम, हरे कृष्ण। Yeah.